नमस्कार मित्रों। ये वीडियो है वो यूनिटी के ऊपर है। यूनिटी, एकता। हास्यास्पद लग रहा है ये कंसेप्ट, मुझे पहले भी हास्यास्पद लगता था कि अब जिस आदमी को यदि 2, 10, 50 आदमी को अच्छा काम करना है तो वो एक ही है। उसमें एकता के नाम पे ढोल बजाने की क्या जरूरत है? और बार बार कि भाई हमारे में एकता नहीं है, हमारे में एकता होनी चाहिए। तो इसका उपयोग या दुरुपयोग कैसे हो रहा है कि मैं अक्सर बहुत सारे पार्टी के संगठनों के कार्यकर्ताओं से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। तो जैसे अन्ना के भक्तों से मिला तो मैंने बोला कि भाई ये राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, वरना लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनी का या मिशनरी का या सऊदी अरेबिया का एजेंट बन गया तो कुछ ऐसे। तो बोले हाँ राइट टू रिकॉल होना चाहिए, अच्छा कानून है, ये क्लॉज होना ही चाहिए। तो मैंने कहा कि ये बात आप ये पैम्पलेट छपवा के आप अपने और मेंबर्स को दे सकते हो, फेसबुक स्टेटस पे डाल सकते हो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। तो बोला ये कुछ नहीं करना है। मैंने कहा भाई अभी आप बोलते हो कि राइट टू रिकॉल लोकपाल देश के लिए अच्छा है, होना चाहिए, बिना राइट टू रिकॉल लोकपाल के लोकपाल कानून देश के लिए नुकसान करेगा, और अब आप बोलते हो कि सपोर्ट नहीं करोगे राइट टू रिकॉल लोकपाल को पब्लिकली। तो बोला कि इससे हमारी एकता खत्म हो जाएगी या एकता खतरे में आ जाएगी। इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में आ गया, अब एकता खतरे में, यूनिटी खतरे में है। मैंने कहा ये आपको किसने बताया कि इससे आपकी एकता खतरे में हो जाएगी? कि हमारे नेताओं ने बताया। हमारे नेता कहते हैं कि हमें एक ही राग आलापना चाहिए कि नेता ने बोला वही बोलना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए, और कुछ बोला तो हमारी एकता खतरे में हो जाएगी, एकता खतरे में हो जाएगी तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई देश के हित में कानून है, राइट टू रिकॉल लोकपाल की जो प्रपोजल है वो देश के हित में है। तो आप देश के हित में बात करते हो, आपके संगठन में 90-95% कार्यकर्ता भी देश का हित चाहते हैं, तो फिर एकता खतरे में क्यों आएगी? तो कि वो सब नहीं पता, नेता ने बोला है कि राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात करेंगे तो एकता खतरे में आ जाएगी और यूनिटी इम्पोर्टेंट है, यानी यूनिटी के नाम पे फिर देश, मतलब बात इस तरह से आ जाती है कि देश भाड़ में गया, हमारे संगठन की एकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देश का जो होना होगा वो देखा जाएगा आगे। और इसी तरह की बात आई कि जो दलित मुस्लिमों और क्रिश्चियन दलितों को रिजर्वेशन में रखने की बात, मैंने कहा आप इस बात से सहमत हो? मुस्लिम और क्रिश्चियन में कभी दलित थे ही नहीं, अभी भी नहीं है। और मैं अपना स्टैंड तो हमेशा क्लियर कर देता हूँ, और मेरे जितने भी कार्यकर्ता है राइट टू रिकॉल ग्रुप में, मेरे यानी जो राइट टू रिकॉल में मानते हैं, कोई मेरा फोटो लेके वो नहीं घूमते। आप किसी भी राइट टू रिकॉल ग्रुप के मेंबर से बात करोगे तो पूछोगे तो वो मेरा नाम देगा, वरना मैं हमेशा उनको कानून के प्रचार के बारे में बोलता हूँ कि ये कानून है, गैजेट में छपने से देश का भला होगा, कानून का प्रचार करना है। और वो कानून की बात करेंगे, वर्तमान कानून, प्रस्तावित कानून, दूसरे देशों के कानून, और उसी के प्रचार पे फोकस करते हैं। वो कभी किसी व्यक्ति का, मेरा या किसी का आपको फोटो नहीं देंगे, उसके नाम पे चंदा नहीं मांगेंगे। तो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं इस रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, और जितने भी कार्यकर्ता मेरे टच में थे मैंने उनको बोला कि ये मुद्दा भी आप स्टडी करके जितनी हो सके जल्दी अपनी राय बनाओ, और राय बनाने के बाद चेंज करने में भी कोई बुराई नहीं है। गलत राय बन गई तो चेंज कर लो, पर राय होनी चाहिए। तो मैंने अधिकतर कार्यकर्ताओं ने बोला कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इस तरह का। तो मैंने दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं से पूछा कि भाई आपकी क्या राय है? तो कि नहीं ये रिजर्वेशन गलत है। मैंने कहा आप बोलते हो गलत है तो आप पैम्पलेट छपवा के बांट सकते हो, अखबार में ऐड दे सकते हो, फेसबुक स्टेटस पे डाल सकते हो, इस बात से आप असहमत हो? तो कि नहीं ये मैं नहीं करने वाला। तो कि क्यों नहीं करने वाला? तो कि इससे मेरे संगठन की एकता खतरे में आ जाएगी। तो मैंने कहा कि देश का हित इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको संगठन की और संगठन की एकता की इतनी चिंता है तो हफ्ते में कम से कम 4 घंटा, मैं हफ्ते में 6 दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन, सोम, बुध और शुक्र
4 घंटे, शाम को 4 से 8 तो देश की चिंता कर लिया करो, पूरे हफ्ते यदि देश की चिंता नहीं और संगठन की एकता की चिंता है तो कम से कम 4 घंटे के लिए तो फेसबुक स्टेटस पे ये लगो कि तुम ये रिजर्वेशन का ढोल जो अभी बजने वाला है और शायद कानून पार्लियामेंट में पास भी हो जाए उसके खिलाफ, क्योंकि नहीं, ये एकता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और संगठन की एकता इससे खतरे में आ जाएगी, इसलिए इस कानून के इस मुद्दे पे हम मौन रखेंगे। फिर राइट टू रिकॉल पे भी यही होता है कि भाई राइट टू रिकॉल अच्छा कानून होना चाहिए, लेकिन इसकी बात करेंगे तो संगठन की एकता खतरे में आ जाएगी, इसलिए संगठन की एकता ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ये कानून पे आज मौन रखेंगे, कल भी मौन रखेंगे, इस जन्म भी मौन रखेंगे, अगले जन्म भी मौन रखेंगे, क्योंकि संगठन की एकता तो 7 जन्म तक चलनी चाहिए, इसलिए 7वें जन्म तक ये पोस्टपोन नहीं होता है। तो फिर जब ये बार बार बात आने लगी संगठन की एकता की, तो मैंने सोचा इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये संगठन की एकता है क्या। तो एकता यानी कि 10 लोगों को बात करें तो उनमें एक सुर होना चाहिए। तो सबसे पहले कि यदि सुर अलग है तो ये तय हो कि मेजोरिटी ओपिनियन क्या है। मेजोरिटी ओपिनियन सच है ऐसा मैं नहीं बोलता, और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसा मेजोरिटी ने बोला वैसे ही हर एक आदमी को बोलना चाहिए, पर कम से कम पहले पता तो चले कि संगठन के नेता संगठन की एकता के नाम पे ढोल बजा रहे हैं, तो संगठन के मेंबरों का अभिप्राय क्या है। क्या संगठन के अधिकतर मेंबर चाहते हैं कि लोकपाल में राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए? क्या संगठन के अधिकतर मेंबर ये चाहते हैं कि मुस्लिम दलितों को और क्रिश्चियन दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? तो संगठन के मेंबर का तो अभिप्राय पहले हो, उसके बाद दूसरी बात आती है कि हम कहें कि हम 2 लोगों में, मान लो आप और मैं हैं, मैं कहूँ कि हम दोनों में एकता होनी चाहिए, हमारे दोनों की घड़ी में एक ही टाइम होना चाहिए, और हमारे दोनों की घड़ी में अलग अलग टाइम है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई किसकी घड़ी का टाइम सच है? क्या मैं बड़ा आदमी यानी मेरी घड़ी का टाइम राइट टाइम हो गया और आपकी घड़ी का टाइम रॉन्ग टाइम हो गया और आपको अपना टाइम चेंज करना है? यदि 2 घड़ियों में टाइम अलग अलग है तो पहले ये तय हो कि किसकी घड़ी का टाइम सच है, और जिसकी घड़ी का टाइम सच है वो अपना टाइम वही रखे और जिसका गलत है वो अपना टाइम चेंज करे। तो यदि एकता लानी है तो अलग सुर है तो पहले ये डिसाइड हो कि किसका सुर कम गलत है या ठीक है या कम गलत है। क्या ये मान लेना चाहिए कि जो ऊपर बैठा है उसी का सुर सच है और बाकी सब बेवकूफ है और उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, देश की जरूरत क्या है, दुनिया की जरूरत क्या है? तो इस तरह से जब ये मान लो कि भाई अन्ना ने बोला है कि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं होना चाहिए, अन्ना भगवान है, अन्ना ने, और हम अन्ना की बात से अलग हो जाएंगे तो हमारे संगठन में दरार हो जाएगी। भाई जब 95% लोग ये कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, 99% कार्यकर्ता, 95 भी नहीं 99% कार्यकर्ता बोल रहे हैं, सिर्फ पूरे IAC में जो 2-3 लाख मेंबर है पूरे इंडिया में, उनमें से मुश्किल से 100-200 लोग अन्ना, छोटे अन्ना और जो ये ग्रांट इकट्ठे करने वाले लोग फोर्ड फाउंडेशन से और जो ये रॉकफेलर फाउंडेशन से और अवार्ड विनर जो है, ये अवार्ड विनर और NGO के खाते जिनके NGO चल रहे हैं और जिसके NGO में लाखों करोड़ों का डोनेशन जमा हो रहा है, ये 3-4 लाख लोगों के संगठन में ये 2-3 हज़ार लोग ही ऐसे हैं जो कि राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध कर रहे हैं। तो फिर यूनिटी यदि इंपॉर्टेंट चीज है तो किसको अपनी बात बदलनी चाहिए? ये 98% को जो कि राइट टू रिकॉल लोकपाल के समर्थक है, ये 98% को बात बदलनी चाहिए, या जो ऊपर 2% बैठे उनको अपनी बात बदलनी चाहिए? तो इसमें मेरा मानना है कि भाई यूनिटी कायम रखने के लिए 98% को पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि भाई यूनिटी मेजोरिटी किस डायरेक्शन में है, और जो माइनॉरिटी में है मतलब 2% 3% टॉप पे ऊंचे बैठे, उन्हें बोलना चाहिए कि भाई आप अपना ओपिनियन बदलो क्योंकि आपकी वजह से यूनिटी खतरे में आ गई है। अब यही बात हो रही है दूसरे मुद्दे पे, ये दलितों को, मुस्लिम दलित को रिजर्वेशन देने के मुद्दे पे बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता जिनसे मेरी बात हुई, RSS के, बीजेपी के, वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए।
मैंने कहा आपके नेता क्यों इस मुद्दे पे मौन है? तो कह नहीं हमारे नेताओं ने तो इसका विरोध किया। मैंने कहा विरोध किया होगा पिछले जन्म में या साल 2 साल पहले, पिछले 5 दिन में तो मैंने उनका कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। और स्टेटमेंट उनको क्या स्टेटमेंट प्रेस नहीं लेता तो कम से कम उनके वेबसाइट पे तो डाल सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकते हैं जैसे मैं डालता हूँ। उनके नेता के पास क्या टाइम नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर या पार्टी मीटिंग में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दें। तो पिछले 5 दिनों से उन्होंने जो मौन रखा है, बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के नेता, तो ये मौन एक प्रकार की अर्ध स्वीकृति तो नहीं है कांग्रेस को। क्या कांग्रेस तुमको जो करना है करो, हम चुप रहेंगे, हम इधर देखेंगे उधर देखेंगे और तुम पीछे से पार्लियामेंट में ये कानून पास करा दो, पार्लियामेंट के अंदर हम अपोज करेंगे, वॉकआउट कर लेंगे, लेकिन कानून पास हो जाएगा, पास हो जाने के बाद हम पब्लिक में इसका विरोध करेंगे। भाई बाद हो जाने के बाद आप क्या विरोध करोगे? और मुद्दे तो नए आते रहेंगे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, नए नए मुद्दे आते रहेंगे, उसमें ये पुराना मुद्दा कहीं का कहीं दब जाएगा एक बार कानून पास होने के बाद। तो जब कार्यकर्ताओं से मैंने कहा कि जोर लगाओ इस पे और प्रचार करो, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो जिला के अधिकारी है, जिला के तहसील के, वो बोलते हैं कि अभी आप इस मुद्दे को मत उठाओ क्योंकि इससे संगठन की एकता खतरे में आ जाएगी। तो बस वही फिर से संगठन की एकता का मुद्दा आ गया। मतलब जितने भी मैं अच्छे काम करने को बोलता हूँ कार्यकर्ताओं को कि भाई ये इतने इतने कानून पास करने से गौ हत्या कम होगी, कि भाई नार्को टेस्ट इन पब्लिक, नार्को टेस्ट इन पब्लिक की एक आदमी कसाई या जो भी है उसको ट्रक लेके जा रहा है, ट्रक में से 50-60 गाय निकली, मतलब ऐसी इतनी सारी गाय एक ट्रक में भर दी थी कि आप किसी का पाँव टूट गया, किसी की गर्दन टूट गई, मतलब भरते जाओ जैसे कूड़ा कचरा भरा जाता है, ऐसे आदमी का तो पब्लिक में नार्को टेस्ट लोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो 50 कसाईयों के नाम दे देगा, 50 पुलिस वालों के नाम दे देगा जिसको वो रिश्वत देता था, 50 जज के नाम दे देगा जिसको। तो नार्को टेस्ट इन पब्लिक से गौ हत्या कम होगी। कम से कम हर एक आदमी पे एक लटकती तलवार भी होगी कि मैं इस तरह से 10-20-50 गाय के साथ पकड़ा गया, मेरी नार्को टेस्ट होगी, तो उस आदमी से लोग व्यवहार करना कम कर देंगे, तो उससे भी गौ हत्या कम हो जाएगी। यदि क्रिमिनल का नार्को टेस्ट होने वाला है तो पुलिस वाला भी क्रिमिनल से या जज भी क्रिमिनल से रिश्वत लेने से पहले 10 बार डरेगा कि मेरा नार्को टेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन उसका नार्को टेस्ट हो गया तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। तो सब कार्यकर्ताओं ने बोला कि आप कंगन और आरसी क्या नार्को टेस्ट की अच्छी बात है, ऐसे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं ये चाइल्ड अब्यूज के केस में या तो सेक्स डिटर्मिनेशन, स्त्री भ्रूण हत्या के केस में, गौ हत्या के केस में, तो उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो आप पैम्पलेट छपवा के आपके संगठन के नाम पे या अपने नाम पे या तो किसी का नाम लिखो, ना लिखो तुम्हारी मर्जी, मेरा नाम लिखने की छूट है, ना लिखो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पैम्पलेट छपवा के बांट सकते हो आपके संगठन के अन्य सदस्यों में और पब्लिक में, और अखबार में एडवर्टाइज दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बात की हमने अपने जिलाधिकारियों को, वो बोलते हैं कि ये बात मत करो, इससे संगठन की एकता खतरे में आ जाएगी। मैंने कहा क्यों एकता खतरे में आ जाएगी? क्योंकि हमारे नेता नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। तो क्या शुरुआत तुम्हारे नेता के नार्को टेस्ट से ही कर लो, पता चले कि क्यों विरोध कर रहे हैं। तो क्या नहीं, हमारे नेता नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं, यदि हम नार्को टेस्ट की डिमांड करेंगे तो संगठन की एकता खतरे में आ जाएगी। तो बस वो संगठन की एकता के नाम पे गौ हत्या से जितने भी कानून थे गौ हत्या कम करने के लिए, वो भी उन्होंने उस पर प्रचार करना बंद कर दिया, और नार्को टेस्ट जैसे अच्छे कानून को भी उन्होंने प्रचार करना बंद कर दिया। और उसके बाद जितने भी अच्छे कानून के बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए, कम से कम इतना तो करो कि जो आदमी कलेक्टर के पास पावर है कि वो पूरे जिले के टेलीफोन बिल मंगा सकता है, वो कलेक्टर के पास आज पावर है, उसमें कोई नया कानून नहीं चाहिए, टेलीफोन बिल मंगाओ सबके। और जो आदमी हफ्ते में 1 घंटे से ज्यादा बांग्लादेश फोन करता है या उसको आता है, उस आदमी का फोटो वेबसाइट पे डालो ताकि लोगों को तो पता चले कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, ताकि नीचे के जो पुलिस अफसर है वो कार्यवाही शुरू करे। तो कम से कम इतना, ये कानून पास करने के लिए तो दरखास्त
दरखास्त डालो, मतलब अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो या तो पैम्पलेट बांटो। तो ये भी कानून उनको अच्छा लगा, क्योंकि अकेले अहमदाबाद में 25,000 जितने बांग्लादेशी घुस गए हैं। सूरत में उससे भी ज़्यादा है, सूरत की आबादी अहमदाबाद से थोड़ी कम है, तो सूरत में कहा जाता है कि 50,000 बांग्लादेशी हैं, अहमदाबाद में कहा जाता है 25,000 बांग्लादेशी। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक हेड कांस्टेबल से मिली है, इसमें मुझे लोकेशन भी बताया, चंडोला तालाब, मालव तालाब वहाँ पे है। और तो जो कार्यकर्ता मुझे मिले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इससे चिंतित है, पर वो तो स्वीकार कर लेते कि भाई देखो हम तो सिर्फ पार्टी में चाय पानी और जो थोड़ा बहुत फायदा मिला वो लेने जाते हैं, नेता के सामने हम मुंह नहीं खोल सकते। और उनमें तो 1925 से ये ट्रेडिशन है कि जब से दुरात्मा गांधी ने कांग्रेस पे कंट्रोल लिया, एक हाई कमांड का कंसेप्ट आ गया था कि कोई दुरात्मा गांधी के खिलाफ बोलेगा तो सीधा उसको करियर उसकी ख़त्म कर देंगे। महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने दुरात्मा गांधी से असहमति जाहिर की तो उसको कांग्रेस से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया। तो उसके बाद नेहरू का भी, जवाहरलाल गाजी, उसका भी ये स्टेटस था कि नेता के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। और उसके बाद कांग्रेस में तो ये ट्रेडिशन है कि नेता के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, देश भाड़ में गया। बाकी संगठनों में है कि भाई नहीं, देश के बारे में कुछ बातों तो बात करनी चाहिए, पर वो संगठन भी अब यही, उनके कार्यकर्ता भी इसी बात के कुप्रचार का शिकार हो गए हैं कि यूनिटी इज इम्पोर्टेंट, कंट्री कैन गो टू हेल, यानी कि संगठन की एकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देश भाड़ में गया। इस तरह के उनके नेताओं ने इस तरह का कुप्रचार किया, ब्रेन वॉशिंग किया है, और वो इस ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो गए। फिर दूसरा मैंने सजेशन दिया अखबार की एडवर्टाइजमेंट का कि अच्छा कानून है बांग्लादेशियों का। देखो मैंने गुजरात समाचार, अहमदाबाद में एडवर्टाइजमेंट दिया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में, बॉम्बे गुजरात समाचार में दिया, इंडियन एक्सप्रेस ने मना कर दिया, वरना इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में भी आता। और मैं अकेला आदमी यदि 15 एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ, अब तक मैंने राइट टू रिकॉल बांग्लादेशी घुसपैठियों, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, इन सारे मुद्दों पे कुल मिला के मैंने 15 एडवर्टाइजमेंट दिए हैं। MRCM, जूरी सिस्टम, ये सारे मुद्दे मेरे एडवर्टाइजमेंट में रहते हैं। छोटे मुद्दे भी रहते हैं, जैसे कि 3 लीटर का LPG गैस का सिलेंडर होना चाहिए, 5 लीटर का गैस का सिलेंडर होना चाहिए, राशन कार्ड की से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ों के मैं 15 एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ। आपके संगठन के पास तो मेरे पास जितने रिसोर्सेस है उससे 100 गुने, 200 गुने, क्या 1000 गुने होंगे। तो आपका संगठन क्या गौहत्या के मुद्दे पे एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता? इस मुद्दे पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता कि केरल में मंदिर के अंदर कसाईयों ने जाके प्रेग्नेंट गाय को काट डाला। मंदिर का कैंपस है, 3 कसाई गए और उन्होंने प्रेग्नेंट गाय को काटा, और उसका जो बछड़ा था वो थैले में लेके भाग रहे थे। भीड़ ने रोक लिया, पुलिस बुलाई, तो पुलिस ने पैसा लेके जो मेन आदमी था उसको भागने दिया, और जो बाकी उनको भी बेल दिला देगा, जज वो बेल दे देगा। तो उनको रोना बहुत आता है, रोते बहुत है कि मीडिया इस बात को कवरेज नहीं दे रहा, मीडिया इस बात को कवरेज नहीं दे रहा। जब देखो तब उनको रोना आता है, कंप्लेन आती है उनकी कि मीडिया ने इस बात को छापा नहीं, मीडिया ने उस बात को छापा नहीं। मैंने कहा चलो, मीडिया ने तो मेरी राइट टू रिकॉल की बात को भी नहीं छापा, बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की बात को भी नहीं छापा, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल तो मैंने तो एडवर्टाइज दे दिया। मैंने सारे अखबारों से बांग्लादेशियों के मुद्दे पे मैंने अपने पैम्पलेट भेजे, उनको सारा मटेरियल भेजा, सारे अखबार वालों ने छापने से मना कर दिया, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया। तो ये गौहत्या की बात है, सीरियस मैटर है कि 3 कसाई मंदिर में जाके प्रेग्नेंट गाय को काटते हैं और अखबार में नहीं आता, तो तुम अपने खर्चे पे एडवर्टाइज दे दो। तो कि हमारे संगठन के नेता इस बात का एडवर्टाइजमेंट देने से मना कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे संगठन के नेता मना कर रहे हैं तो तुम लोग फटीचर भीख मांगे थोड़े हो, तुम भी तो साल के, ऐसा नहीं बोल रहा कि करोड़ 2 करोड़ कमाते हो, पर जो भी लाख 2 लाख कमाते हो, कोई 100 दे, कोई 500 दे, कोई 1000 दे, इकट्ठा करो 20, 25, 50 हज़ार और तुम अपने खर्चे पे एडवर्टाइजमेंट दो। हर एक के लिए संगठन तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा तो तुम अपने पैसे से एडवर्टाइजमेंट दो। नहीं, हम अपने पैसे पे एडवर्टाइजमेंट देंगे तो हमारे संगठन की यूनिटी खतरे में आ जाएगी।
यानी कि 3 कसाई मंदिर के अंदर, मंदिर के कैंपस में जाके प्रेग्नेंट गाय को काट देते हैं। मीडिया के खिलाफ रोने के लिए उनके पास घंटों के घंटों है कि मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा, उस खबर को नहीं छापा। और मैं कहता हूं कि भाई मैंने इस तरह से बांग्लादेशियों के मुद्दे पे एडवर्टाइजमेंट दिया, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। मैं उनको एग्जांपल देके बोलता हूं कि ये देखो कितना लंबा एडवर्टाइज। पैसे की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कभी पैसे की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पे मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था, वो कोई भी देखेगा तो आदमी कहेगा कि हाँ इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है। तो मैंने जितना खर्च किया अकेले में, तुम 10-20-100 लोग हो पूरे अहमदाबाद में, तो ये जो संगठन है RSS विश्व हिंदू परिषद वगैरह, उनकी तादाद सब मेंबर, एक्टिव और कमिटेड मेंबर, पेपर वाले मेंबर नहीं, एक्टिव और कमिटेड मेंबर की संख्या 25-50 हज़ार से ज़्यादा है। तो तुम 100-200 लोग मिलके तो 200-200 रुपया भी इकट्ठे करो तो 40,000 में एक अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। फर्स्ट पेज पे नहीं तो थर्ड पेज पे डाल दो। तो इतना तो उन्होंने मान लिया कि हाँ हम 100-200 रुपया तो इकट्ठा कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट देंगे तो हमारे जिलाधिकारी है, जिला के अधिकारी मना कर रहे हैं। मैंने कहा जिला के अधिकारी की ऐसी तैसी, तुमको तुम्हारे नेता के खिलाफ नहीं लिख रहे, तुमको अश्लील बात नहीं कर रहे, तुम जो गोहत्या का प्रॉब्लम है उसी पे एडवर्टाइज दे रहे हो, तो कि नहीं इससे हमारी एकता खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे मुद्दों पे भी उन्हें अखबार में एडवर्टाइज देने से पहले संगठन के एकता, और मैं मानता हूँ संगठन की एकता नहीं, संगठन की एकता के नाम पे जो ब्रेन वॉशिंग हुआ उसकी ज्यादा चिंता है। तो अंत में मेरा आपसे क्या रिक्वेस्ट है और सजेशन है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके माइंड में कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे मैं इस मुद्दे पे एडवर्टाइजमेंट देने को सोच रहा हूँ, जो केरल में घटना हुआ उसमें उन्होंने प्रेग्नेंट गाय को इसलिए काटा था कि जो बछड़ा होता है जस्ट जो पैदा होने वाला होता है, पैदा होने से जस्ट एक दिन पहले का, या जस्ट जो पैदा हुए आधा घंटा हुआ हो, पैदा होने से एक आध दिन पहले का जो बछड़ा होता है उसके चमड़े की कीमत 20 से 50 गुना ज़्यादा होती है। जो गाय का चमड़ा होता है उससे जो प्रेग्नेंट, जो ताजा जन्म, जस्ट बर्थ बोलते हैं, टू बी अराइव्ड, जस्ट टू बी अराइव्ड। आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको एडवर्टाइज मिलेंगे जिसमें सोफा सेट होंगे लेदर के, तो उसमें लिखा होगा कि ये लेदर किसका है। तो उसमें जो बछड़े का लेदर होता है उसका 5 गुना दाम होता है, और जो बिल्कुल जन्म से थोड़े टाइम पहले का बछड़ा होता है उसका दाम नॉर्मल लेदर से 50 गुना होता है, और उसके मीट का दाम भी 20-25 गुना होता है। इसलिए वो कसाई ने प्रेग्नेंट गाय को काटा था। तो इस मुद्दे पे मैं खुद सोच रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट देने की कि भाई इस तरह से घुस गए थे, और इस कानूनों से ये प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। और इस तरह से तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम क्या है कि 3 कसाई घुस गए और उसके बाद पुलिस ने जो मेन आदमी था उसको भाग जाने दिया। पूरी वैन आई थी पुलिस के, ऐसा नहीं था कि 1-2 कांस्टेबल था और वो लोग हाथापाई करके भाग दिए। पूरा वैन आ गया था वहां पे, कांस्टेबल ने उन्हें पकड़ के उसको डिब्बे में बिठा दिया था, और उसके बावजूद भी वो उनका जो मेन आदमी था वो भाग गया, और बाकी 2 को भी जज ने बेल दे दिया होगा। 99% श्योर, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ केरल में आपको कोई जान पहचान का उससे पूछ के। तो उस मुद्दे पे ऐसा कोई भी मुद्दा आपके ध्यान में हो, और उपाय कि किन किन कानूनों से देश की समस्या कम हो सकती है, आपके माइंड में उपाय हो। जरूरी नहीं है कि वो मेरे राइट टू रिकॉल के कानून, जो भी कानून से आपको लगे कि ये प्रॉब्लम कम हो सकता है, तो उस कानून का ड्राफ्टिंग कीजिए। उपाय, प्रॉब्लम के बारे में एक आध पैम्फलेट बनाइए 1-2 पेज का, उसके दूसरे 2-3 पेज पे उपाय के बारे में। तो कानून, तो प्रॉब्लम और उसका कानूनी उपाय कि किस उपाय से ये प्रॉब्लम कम हो सकता है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए, पैम्फलेट बनाइए। और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का भाव पता लगा लीजिए कितना है। महंगा अखबार नहीं तो कोई सस्ते अखबार में देंगे, कम से कम इतना तो होगा कि आपने स्टैंड लिया, प्रूफ तो होगा पब्लिक में। और आपके संगठन के नेता से रिक्वेस्ट करो कि भाई क्या आप ये पैम्फलेट छपवा सकते हो, या तो अखबार में एडवर्टाइज दे सकते हो, जिला स्तर के, राज्य स्तर के, तहसील स्तर के। वो मना करता है तो फिर आप अपने पैसे से करो, जैसे मैं करता हूँ। मुझे तो किसी संगठन के नेता ने कभी 1 रुपया नहीं दिया, मैंने मांगा भी नहीं है, कभी दिया नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी लेना भी नहीं था। मैं तो बिना डोनेशन के ही काम करने में मानता हूँ। और मैंने अब तक 15 एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, तो कम से कम आप 1 एडवर्टाइजमेंट दो। मैं तो कहूँगा आप 150 एडवर्टाइजमेंट दो। यदि मैंने 15 दिए हैं और आपके संगठन के पास यदि मुझसे 100 गुने संसाधन है,
हजार गुने संसाधन है, और यदि मैंने 15 एडवर्टाइजमेंट दिए तो मैं तो कहूँगा आपके संगठन के सदस्यों को 150 एडवर्टाइजमेंट देने चाहिए। तो कम से कम एक एडवर्टाइजमेंट दो, 1.5 एडवर्टाइजमेंट दो, 2 एडवर्टाइजमेंट दो। और यदि आपके संगठन के नेता, बात आपको रुकावट जो आएगी वो पैसे की नहीं आएगी। जब आप प्रॉब्लम को देखोगे और सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप कहोगे कि हाँ भाई, इस पे यदि मुझे महीने के 100, 200, 500 खर्च करने हो तो करना चाहिए। दिक्कत यह आएगी कि आपके जिला के अधिकारी या राज्य के अधिकारी आपको एकता के ऊपर भाषण देंगे कि भाई इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपने दिया तो एकता खतरे में आ जाएगी। तो ठीक है, संगठन का नाम निकाल दो एडवर्टाइजमेंट में से, मेंबर अपने नाम डालें, अपने पर्सनल नाम डालें, तो भी वो कहेंगे कि नहीं आप पर्सनल ये काम करोगे तो भी एकता खतरे में आ जाएगी। और वहां पे डिसीजन आपको लेना है कि आपको संगठन के एकता की ज्यादा चिंता है कि आपको राइट टू रिकॉल लोकपाल अच्छा लगा, लेकिन संगठन में अन्य छोटे अन्य कह रहे हैं कि नहीं, राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात की तो एकता खतरे में आ जाएगी। आप मानते हो कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए मुस्लिम और क्रिश्चियन दलितों के ऊपर, लेकिन आपके संगठन के नेता ने बोला कि इस मुद्दे को दबा दो, दफना दो, भूल जाओ, क्योंकि इससे संगठन की एकता खतरे में आ जाएगी। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि अब आपके लिए देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या संगठन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आप एक बार एडवर्टाइज दे ही दो, पैम्फलेट बांट ही दो, देश के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको करना चाहिए। धन्यवाद।